यह कहानी दोस्तों द डे ऑफ द जैकल वेब सीरीज से संबंधित है, जो कि एक ब्रिटिश वेब सीरीज है और पिछले साल 2024 में इसे रिलीज किया गया था। इसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं। फिलहाल इसका सीजन 1 आया है। इस वेब सीरीज में लीडिंग रोल एडी रेडमैन ने निभाया है, जिन्हें आपने स्टीफन हॉकिंग मूवी में भी देखा होगा। और दोस्तों सच में उनकी एक्टिंग इस वेब सीरीज में काफी लाजवाब है। अगर आपको ये वेब सीरीज पूरी देखनी है तो आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस वेब सीरीज के 3 पार्ट को कवर करूंगा और आने वाले फर्दर वीडियो में मैं बाकी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जर्मनी के मुनीच शहर से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक इंसान एक बूढ़े व्यक्ति को मारकर उसका फेस बदल लेता है। उस समय हमें कुछ खास पता नहीं चलता कि आखिर में वो कौन है और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को क्यों मारा है। फिर वो इंसान जर्मन पॉलिटिशियन मैनफ्रेड फेस्ट के ऑफिस में जाता है। गेट से अंदर जाते समय सिक्योरिटी उसे राल्फ के नाम से पुकारती है और वो इस ऑफिस में क्लीनर का काम करता है। वो लिफ्ट से टॉप फ्लोर में जाता है, जहाँ शुरू में सिक्योरिटी पर्सनल को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वो क्लीन करने के बहाने से अपनी बंदूक निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। उसने शुरू में एक लड़की जेनिफर और सिक्योरिटी पर्सनल को गोली मारी है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी नीचे की ओर भागते हैं। तभी एक आदमी नीचे भागते समय उसके पैर में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। लेकिन पुलिस आ जाने की वजह से उस बहरूपियों को तुरंत वहां से भागना पड़ता है। फिर एक होटल के कमरे में जाके हम उस नकली राल्फ के पीछे असली कातिल को देखते हैं। वो इंसान कोई और नहीं, एडी रेडमैन रहता है। इस वेब सीरीज में दोस्तों एडी रेडमैन के कई सारे नाम हैं, लेकिन मुझे सबसे फेवरेट द जैकल लगता है, इसलिए मैं आगे उन्हें द जैकल से डिपिक्ट करूंगा। दरअसल जैकल ने जिस पर हमला किया था वो इलाइस्ट फेस्ट रहता है, मैनफ्रेड फेस्ट का बेटा, और वो जिंदा रहता है। यह खबर सुनने के बाद मैनफ्रेड फेस्ट अपने बेटे की हालत देखकर हॉस्पिटल जाता है। ठीक वहीं पे जैकल अपने साथ चलता फिरता एक स्नाइपर गन ट्रॉली से हटाकर उसे असेंबल करता है। दरअसल जैकल के पास एक ट्रॉली बैग के नाम पर एक लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपर गन थी कि उस बैग की बनावट ऐसी की गई थी कि उस पूरे गन को आप ट्रॉली के इक्विपमेंट जैसे लगे। जैकल अपने घातक इक्विपमेंट को सेट करता है। अब क्योंकि हॉस्पिटल से उसके रूम का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होने की वजह से गोली अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिविएशन के चांस बन सकते थे, इसलिए वो हॉस्पिटल की वॉल पर फायरिंग करता है। लेकिन डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होने की वजह से गोली अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिविएट हो जाती है, इसीलिए वो राइफल में कुछ सेटिंग करता है और फिर दोबारा गोली हॉस्पिटल के वॉल पर मारता है। इस बार गोली का निशाना एकदम सटीक रहता है। साथ ही साथ वो विंड का डायरेक्शन चेक करने के लिए पेपर विंड क्राफ्ट की मदद लेता है। अपनी कार से उतरने के बाद मैनफ्रेड फेस्ट जैसे ही अंदर जाता है, इधर जैकल फायरिंग करता है। क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वजह से गोली का असर लगभग 5 से 6 सेकंड बाद हमें देखने मिलता है और वो डायरेक्ट मैनफ्रेड फेस्ट के खोपड़ी को उड़ा देती है। दोस्तों यह सीन इतना जबरदस्त रहता है कि मैं अगर पूरी तरह एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो कम ही होगा। दोस्तों इतने हाई एक्यूरेसी से स्नाइपिंग और वो भी इतने डिस्टेंस पे ये काफी इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन जैकल इसे करने में कामयाब हो जाता है। इस हादसे के बाद सिक्योरिटी को समझ ही नहीं आता कि आखिर फायरिंग कहाँ से हुई है। अपने अंजाम में कामयाब होने के बाद जैकल तुरंत वहां से होटल के कमरे से निकल जाता है और जाते जाते अपना गिफ्ट पुलिस वालों के लिए छोड़ जाता है, जो कि टाइमर बॉम्ब रहता है। जैकल बड़े आसानी से सभी को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस उस कमरे में पहुंचती है तो बिल्डिंग के लगभग 16th फ्लोर पे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। इस इंसिडेंट के बाद देश भर के इंटेलिजेंस इस पर काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि इंग्लैंड के सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI6 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में रहता है। उसी MI6 में फायर आर्म्स एक्सपर्ट बियंका पुलमैन इस केस से रिलेटेड स्टडी करती है। अब क्योंकि बियंका का एक्सपर्टीज आर्म्स एंड वेपन में काफी था, तो इसीलिए उस केस से काफी फैसिनेटेड रहती है। लेकिन जब जर्मन्स द्वारा इंफॉर्मेशन पता चलता है कि जहाँ फिस्ट को गोली लगी वहां से होटल रूम के डिस्टेंस में लगभग 3815 मीटर्स है, तो ये देखकर बियंका काफी शौक रहती है। एक मीटिंग में जर्मन इंटेलिजेंस वर्नर लेकनर अपनी मदद MI6 से मांगते हैं, जहां बियंका उनसे शॉट के डिस्टेंस कंफर्म करने के लिए बोलती है, जहां वो भी 3815 मीटर ही बताते हैं। जहां बियंका फिर से उससे काउंटर करती है और फिर कंफर्म करने के लिए बोलती है। बियंका इस डिस्टेंस को लेकर इतने शौक इसलिए थे क्योंकि स्नाइपिंग शॉट का अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 3540 मीटर ही था। उस मीटिंग में जैकल को होटल से लौटते समय का फुटेज जर्मन इंटेलिजेंस MI6 से शेयर करते हैं, जहां बियंका नोटिस करती है कि जैकल के बैग में कोई गन नहीं रहता। लेकिन बियंका का सीनियर हॉसिटा हेल्क्रो उसे थोड़ा टाइटली बोलता है कि वो इसके ट्रॉली बैग में रखी होगी और इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन बियंका बैग्स के डायमेंशन पर एक नजर रखती है और बोलती है कि प्रोबेबली गन बैग में नहीं फिट हो सकती है, क्योंकि बैग अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर की लंबाई की है। अगर बैग में गन रहती तो उसका बैरल जरूर हमें बाहर कहीं दिखता। वो अपने कंक्लूजन पे आती है और बताती है कि इस गन को मॉडिफाइड करके बनाया गया होगा और मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो ये सब करता है, जिसका नाम नॉर्मन स्टॉक है। बियंका नॉर्मन स्टॉक के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं जानती थी। हमें फिलहाल के लिए पता चलता है कि नॉर्मन स्टॉक ब्रिटिश गन स्मिथ है। बियंका के किए गए दावों को वर्नर लेकनर काफी करेज करता है, क्योंकि इस हादसे से रिलेटेड अभी तक उसके पास बियंका के अलावा
कुछ भी नहीं रहता। मीटिंग खत्म होने के बाद MI6 की डिप्टी चीफ इजाबेल बियंका से अकेले में बात करती है, जहां उसे नॉर्मन स्टॉक के बारे में पूछती है और साथ ही साथ वो बियंका से दिए गए इन्फॉर्मेशन से उससे काफी उम्मीद रखती है। बियंका के पास एक खबरी रहता है जिससे वो नॉर्मन तक पहुंच सकती थी, जिसका नाम एलिसन है। बियंका अपने घर जाती है। उसके घर पर उसका हस्बैंड टीवी में यूडीसी का इंटरव्यू देख रहा होता है, जो कि फिलहाल अभी वर्ल्ड रिचेस्ट बिलियनियर रहता है, जो रिवर नाम का सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है और जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिससे दुनिया भर में कहीं भी मनी के ट्रांजैक्शन को पता लगाया जा सकता है। इतने में उसकी बेटी जैस्मिन वहाँ आ जाती है। जैस्मिन अपनी माँ को बताती है कि उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और आपको इस बार आना होगा, जहाँ बियंका उसे प्रॉमिस करती है कि वो जरूर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैकल पेरिस के एक साइबर कैफे में पहुंचता है और अपनी डार्क वेब की दुनिया में लॉग इन करता है, जहाँ उसे एक और काम करने के लिए ऑफर आता है। लेकिन सामने वाला अपना काम डिजिटली बताने में इंटरेस्टेड नहीं रहता और वो जैकल से मिलने के लिए बोलता है। काफी लंबी चैट होने के बाद जैकल मिलने के लिए तैयार हो जाता है। बियंका एलिसन से मिलने बेलफास्ट जाती है। दरअसल दोस्तों, एलिसन का पति लैरी नॉर्मन का भाई रहता है, इसलिए बियंका को लगता है कि कहीं न कहीं उसके हस्बैंड को पता होगा कि नॉर्मन कहाँ है। लेकिन एलिसन इतने आसान से कहाँ कुछ बताने वाली थी, इसलिए बियंका उसकी बेटी एमा को कस्टडी में ले लेती है, जो कि लंदन में स्टूडेंट रहती है, ताकि वो उसकी बेटी के बदले एलिसन से इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। जैकल स्वीडन के लिए निकल पड़ता है, वो अज्ञात इंसान से मिलने जिसने उसे ऑफर दिया था, और वो एक लड़की रहती है जिसका नाम जीना जैनसन है। दोनों की मीटिंग ऐसी रहती है कि वो सिर्फ एक दूसरे की आवाज को सुन सके, एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखते हैं। जीना टारगेट का नाम बताती है और वो यूडीसी रहता है, जिसे वो खत्म करवाना चाहती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, यूडीसी आजकल काफी चर्चे में रहता है और काफी हाई प्रोफाइल केस रहता है। उसे खत्म करना इतना आसान नहीं रहता, इसलिए जैकल अपने पैसों की डिमांड पहले से 10 गुना बढ़ाकर बोलता है। जो कि पहले $10 मिलियन थे, अब वो 100 का डिमांड करता है। ये सुनकर जीना ये डील अपने सुपीरियर से पूछकर बोलने के लिए बोलती है। यूडीसी के रिवर प्लान से काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी। वो नहीं चाहते थे कि रिवर टेक्नोलॉजी लॉन्च हो, और ये तभी मुमकिन था जब उसे रास्ते से हटाया जा सके। फिर हम देखते हैं कि जैकल स्पेन सिटाडेल जगह पे जाता है। कार से उतरते समय वो अपनी गन भी ले लेता है। एक वक्त तो ऐसा लगता है कि वो फिर किसी को ठोकने जा रहा है, लेकिन वह एक लेडी बच्चों का खेलने का सामान उठा रही होती है, जिसे जैकल देखते हैं गले लगने लगता है, और वो लेडी भी उसके देखकर काफी खुश हो जाती है। उसका नाम नूरिया रहता है और वो जैकल के स्पेनिश वाइफ रहती है। उन दोनों के छोटे से कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि जैकल अपने बेटे के बर्थडे में घर आया है, और साथ ही साथ नूरिया जैकल को चार्ल्स के नाम से बुलाती है। जैकल फिर से डार्क वेब की दुनिया में लॉग इन करता है, क्योंकि मैनफ्रेड के असैसिनेशन के उसे अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए वो सुपारी देने वाले से कांटेक्ट करता है, जहां उसे ठेंगा दिखा देता है। पैसों में धोखा खाने के बाद मानो जैकल का दिमाग सटक सा जाता है। वहीं बियंका का प्लान, जिससे एलिसन से वो नॉर्मन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकती थी, वो विफल होते दिखता है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में एमा को हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर की काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच पाती। और यहीं पे द डे ऑफ द जैकल का एपिसोड 1 समाप्त होता है दोस्तों। अब कहानी एपिसोड 2 से शुरू होती है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि एमा के डेथ के बाद बियंका के सीनियर हॉसिटा और इजाबेल उससे एमा की मौत का जवाब मांगते हैं। हालांकि बियंका बोलती है कि एमा को पहले से हार्ट डिजीज था, लेकिन उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी, जिसकी वजह से इजाबेल और हॉसिटा को डर रहता है कि इस घटना से कहीं MI6 का नाम ना जाए, इसलिए वो कारवर को बुलाते हैं, जिसका काम रहता है कि एमा की मौत से MI6 का कोई भी कनेक्शन न बनने दे। इसलिए वो सबसे पहले प्लान करते हैं कि एमा की डेथ की खबर न्यूज में नहीं आनी चाहिए, जिससे एलिसन भी सतर्क हो जाएगी। और साथ ही साथ बियंका के सुपीरियर बियंका को 24 घंटे का समय देते हैं। अगर उसे 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ी लीड नहीं मिली तो उसका ये मिशन अबॉर्ट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैकल अपने घर पर रहता है, जहां वो यूडीसी पर थोड़ा रिसर्च करता है, लेकिन मैनफ्रेड फेस्ट के असैसिनेशन के पैसे अभी तक उसे पूरे नहीं मिले थे, जिससे वो फिर से रीचेक करता है, लेकिन कोई अपडेट नहीं रहता। इतने में उसकी वाइफ वहां आ जाती है, जहां जैकल ये पैसों वाली बात जिसमें उसे धोखा दिया गया था वो अपनी वाइफ से शेयर करता है, लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाकर, क्योंकि दोस्तों उसकी वाइफ इससे अनजान है कि उसका हस्बैंड एक प्रोफेशनल शूटर है और पैसों के लिए लोगों का कत्ल करता है। भले ही दोस्तों उसकी वाइफ के नजर में और पूरी दुनिया के नजर में ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन जैकल के लिए स्नाइपिंग एक आर्ट थी, जिससे हमने पहले एपिसोड में देख लिया है। जैकल अपनी वाइफ से आगे बोलता है कि यहाँ पे पैसों की अब बात नहीं है, दरअसल जब मैं अपना 100% देता हूँ और अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो इससे मेरे ब्रांड को काफी हर्ट पहुंचता है। तभी न्यूयॉर्क में हम जीना के बाकी साथी को देखते हैं, जिसने जैकल को सुपारी दी थी यूडीसी के असैसिनेशन के। उस सभी यूडीसी के रिवर प्रोजेक्ट से काफी टेंस रहते हैं, क्योंकि इसके बाद मनी के ट्रांजैक्शन को रिवर सॉफ्टवेयर काफी ट्रांसपेरेंट करने वाला था। इसलिए वो आपस में बात करते हैं कि असैसिनेशन इसके रिवर प्रोजेक्ट से लॉन्च होने से पहले हो जाना चाहिए। वहीं बेलफास्ट में एलिसन अपनी बेटी के अरेस्ट से काफी दुखी रहती है, लेकिन असलियत तो इससे भी बुरा था दोस्तों। वो अपने पति लैरी से लंदन चलने के लिए बात करती है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं रहते जिससे वो वहां जा सके। इसलिए एलिसन अपने हस्बैंड से नॉर्मन से पैसे मांगने के लिए बोलती है, जिससे वो कोई बहाना लेकर अपनी बात बदल देता है। जैकल के घर पर उसके बेटे की बर्थडे पार्टी रहती है। पार्टी के दौरान उसे कुछ सीक्रेट मैसेज मिलता है, जिससे वो देखने पार्टी छोड़कर अपने रूम पे जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैकल अचानक कहीं जाने लगता है, जिससे देख फैमिली के बाकी मेंबर्स काफी शॉक रहते हैं, क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे रहता है और वो आज भी घर पर नहीं रहता। घर से एयरपोर्ट तक का सफर जैकल अपनी वाइफ के साथ करता है। न्यूरिया जैकल को एयरपोर्ट पर
ड्रॉप करने के बाद बाजार में कुछ शॉपिंग करने चली जाती है, जहाँ वो एक टैक्सी में जैकल को शहर की ओर जाते देखती है। ये देखकर वो काफी स्टन्ड रहती है, क्योंकि उसके हिसाब से जैकल को भी प्लेन में होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो वापस शहर में चला जाता है। और यही बात नूरिया को बार बार तंग करती है। नूरिया वापस घर आती है, जहाँ उसकी माँ उसके चेहरे से देखकर पकड़ लेती है कि कुछ सही नहीं है। शुरुआत में नूरिया अपनी माँ से जैकल के बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन अपनी माँ के बार बार इंसिस्ट करने पर वो उससे सच नहीं छिपा पाती है। उसकी माँ ये बात जानकर काफी टेंस हो जाती है, क्योंकि जैकल ट्रेवलिंग काफी करता था और साथ ही साथ वो काम क्या करता था इसके बारे में उसके मदर इन लॉ और उसके पूरे परिवार वालों को कुछ खास पता नहीं रहता। इसलिए उसकी मदर इन लॉ ये एज्यूम करने लगती है कि शायद जैकल का अफेयर हो सकता है। इतने में नूरिया का भाई भी वहाँ आ जाता है और ये अफेयर वाली बात सुनकर काफी गुस्सा होता है। इन सब के बीच नूरिया फिलहाल के लिए अपने आप को भरोसा में रखती है कि जैकल उससे और अपने बच्चे से काफी प्यार करता है और उसे धोखा नहीं दे सकता। वही MI6 में बियंका मैनफ्रेस के बेटे पे हमले का फुटेज को समझने की कोशिश करती है, जहाँ वो जैकल के गन पर नजर डालती है जिसे इलाइस फिश पर हमला किया गया था, और साथ ही साथ वो उसके बैग पर भी नजर डालती है और अपने सीनियर को यह बताती है कि प्रोबेबली शूटर ब्रिटिश एक्स आर्मी का है। वो अपने सीनियर इजाबेल और ओसिटा को इसके 2 रीजन बताती है। पहली वजह यह रहती है कि जिस गन से इलाइस फिश पर हमला किया गया था वो ब्रिटिश आर्मी की थी, और दूसरी वजह बैग थी जिसे जैकल उस दिन लेकर ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि वो बैग ब्रिटिश कंपनी की थी और उसने अभी तक कोई भी इंटरनेशनल सेल नहीं किया था। इससे यही साबित होता है कि शूटर ब्रिटिश ही होगा। लेकिन उसका सुपीरियर अभी भी नॉर्मन के बारे में पूछते हैं, जहां उसके पास कोई खास सबूत नहीं रहता। बियंका जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है नॉर्मन के बारे में पता लगाने के लिए, इसलिए वो एलिसन को झूठी आश्वासन देती है कि तुम्हारी बेटी को हम जल्दी छोड़ देंगे, बस तुम हमें कैसे भी नॉर्मन का ठिकाने का पता दे दो। बियंका ये अज्यूम करके चल रही होती है कि अगर स्नाइपर एक ब्रिटिश आर्मी का है तो उसने कहीं ना कहीं आर्मी की ट्रेनिंग जरूर की होगी। वो अपने जूनियर को पुराने डेटा चेक करने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर कभी भी पास्ट में ऐसा कोई ब्रिटिश आर्मी में बेस्ट स्नाइपर रहा होगा तो इस वेरिफिकेशन में जरूर सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीना और जैकल की फिर से दूसरी मीट होती है, जहां जीना जैकल को अपनी फीस कम करने के लिए बोलती है और फिलहाल $20 मिलियन एडवांस करने के लिए कहती है। इसके बाद जैकल अभी भी मुनिस में ही रहता है, क्योंकि जिसने उसे मैनफ्रेस को मारने को बोला था वो उसका पता लगाता है, क्योंकि पैसे न मिलने के कारण से जैकल का ईगो हर्ट हो चुका रहता है। और ये बात उसने अपनी पत्नी से भी बोला था कि बात पैसों की नहीं है, ब्रांड की है। एलिसन जैसे तैसे अपने हस्बैंड को ट्रिक करके नॉर्मन का नंबर बियंका को सेंड कर देती है, जिससे वो उसकी लाइव लोकेशन का पता करती है और वो बेलारूस में कहीं छिपा रहता है। बियंका अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके आने की खबर नॉर्मन को पहले से मिल चुकी रहती है, क्योंकि नॉर्मन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और साथ ही साथ एक छोटी सी मुठभेड़ में बियंका के ग्रुप के 2 लोग डेड हो जाते हैं। अभी फिलहाल बियंका के हाथ में कुछ नहीं लगता है, लेकिन अभी तक उसके सर 3 लोगों के मौत का ठप्पा जरूर लगा रहता है। और यहीं पे एपिसोड 2 समाप्त होती है। दोस्तों एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि एलिसन अपने पति के साथ लंदन पहुंचती है और दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रेन में काफी रो रहे होते हैं, क्योंकि एमा की सच्चाई उन्हें पता चल जाती है। वहीं बियंका को नॉर्मन के लोकेशन से एक ट्रॉली बैग मिलता है, जिसको अपने सुपीरियर इजाबेल और ओसिटा को दिखाने जाती है। शुरुआत में ओसिटा उसे एक नॉर्मल बैग समझकर उसे काफी क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक बियंका के यहाँ कुछ खास लीड नहीं मिली थी और साथ ही साथ 3 लोगों की जान जरूर चली जाती है, जिसकी वजह से उसके सुपीरियर पर भी काफी दबाव रहता है। इजाबेल अब बियंका को इस मिशन से हटाने की बात करती है, लेकिन जब बियंका उस ट्रॉली बैग को डेडली स्नाइपर गन में कन्वर्ट करती है तो इसे देख ओसिटा और इजाबेल काफी शौक हो जाते हैं। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं रहता कि बैग के नाम पे इतना घातक हथियार छिपा है। दोस्तों बियंका जिस तरह से उस ट्रॉली बैग को एक स्नाइपर में बदल रही होती है, उसे देख हमें जैकल की याद आने लगती है, जो उसने मैनफ्रेड फेस के असैसिनेशन से पहले किया था। ये सब सबूत देखकर दोस्तों बियंका अभी भी मिशन नहीं रहती है। इजाबेल को अभी भी उस पर भरोसा रहता है। जैकल अभी म्यूनिस में रहता है और उसने फिर अपनी रियल आइडेंटिटी छिपा दी है और एक औरत के साथ बैठा रहता है, जहाँ वो एक मनगढ़ंत कहानी से उस औरत का सिंपैथी गेन करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी जैकल को माइग्रेन की समस्या होने लगती है और उस सर को पकड़कर पैनिक होने लगता है। ये सब दोस्तों जैकल की एक ट्रिक रहती है ताकि वो उस औरत के कंप्यूटर से सारे डाटा चुरा सके। वो डाटा दोस्तों फिस्ट फैमिली से रिलेटेड रहता है, जहाँ जैकल इलाइस फिस्ट के सिक्योरिटी पे थोड़ा एनालिसिस करता है। वही नूरिया अभी भी काफी टेंस रहती है, क्योंकि अभी तक उसकी जैकल से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जब भी वो काम के सिलसिले से बाहर जाता था तब अपने फोन को स्विच ऑफ रखता था। तभी जैकल का फोन आता है, जहां नूरिया उसे बाजार वाली बात बताती है, जहां उसने चार्ल्स को टैक्सी में देखा था। चार्ल्स ये सब सुनकर नूरिया को गोल गोल घुमाता है और एडमिट नहीं करता कि उस टैक्सी में सच में वही था। नूरिया उसे वीडियो कॉल करने के लिए कहती है। शुरुआत में वो काफी मना करता है, लेकिन नूरिया की धमकियों से उसे वीडियो कॉल करना ही पड़ता है। जहाँ नूरिया वीडियो कॉल की मदद से उसके रूम में कोई लड़की तो नहीं ये देखना चाहती थी, जहाँ चार्ल्स रूम में सच में अकेले ही था। इसके बाद नूरिया उससे घर कब आने के लिए पूछती है, लेकिन वो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता, जिसकी वजह से नूरिया उसके कामों के बारे में शक करने लगती है, क्योंकि उसने कभी भी चार्ल्स के बिजनेस फ्रेंड्स को नहीं देखा था और वो आखिर में क्या काम करता है ये भी समझाने में अपनी पत्नी को नाकाम रहता है। इसलिए नूरिया गुस्से से उसका कॉल काट देती है और चार्ल्स के रूम की तलाशी लेना शुरू कर देती है। वो उसके अलमारी को खंगालना शुरू कर देती है। तभी उसके पैर के पास यानी ठीक अलमारी के नीचे कुछ दबाव महसूस करती है। वो जब लकड़ी फ्लोर से हटाती है तो उसके अंदर एक हिडन लॉकर मिलता है। उसकी माँ और उसके भाई मिलकर उस
लॉकर का पासवर्ड को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे खोलने में नाकाम रहते हैं। नूरिया फिर घर के नक्शे को निकालती है जिसे चार्ल्स ने खुद ही बनाया था। उसे अलमारी के पास एक खाली जगह नक्शे में देख कुछ अजीब लगता है। वो अपनी माँ को इसके बारे में बताती है। वहीं एलिसन अपने हस्बैंड लैरी के साथ लंदन के एक होटल में रहती है। एमा को अंतिम विदाई देने जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लैरी होटल रूम में ही रहता है और तभी एलिसन के गैर मौजूदगी में लैरी को नॉर्मन का फोन आता है। एलिसन को होटल से निकलते तक बियंका उसका पीछा करना शुरू कर देती है। बियंका और एलिसन की एक छोटी बातचीत होती है, जहाँ बियंका अभी भी उससे नॉर्मन के बारे में पूछती है, लेकिन एलिसन अपनी बेटी के खोने से काफी दुखी रहती है और बियंका को ब्लंटली मना कर देती है। एलिसन वापस जब अपने रूम में जाती है तब लैरी को यह बात पता चल जाती है कि नॉर्मन के ठिकाने पे आर्म फोर्सेस ने अटैक किया था। इसके बाद वो अपनी पत्नी का फोन मांगता है, जहाँ उसकी और बियंका की बातें देख उसका शक यकीन में बदल जाता है। एलिसन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लैरी उसे पकड़ लेता है। वही म्यूनिच में फिस्ट फैमिली मैनफ्रेड फेस्ट के फुनरल की ओर निकलते हैं, जहाँ जैकल इलाइज फेस्ट को एब्डक्ट कर लेता है। वहीं एक तरफ नूरिया और उसकी फैमिली जैकल के रूम में एक हिडन रूम फाइंड करते हैं, जहाँ पे वो रूम काफी एडवांस सिस्टम से लॉक रहता है। नूरिया का भाई उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। काफी मुश्किलों के बाद आखिर उसमें कामयाब हो जाता है। उसके बाद भाई साहब अंदर का क्या सीन रहता है, इतने सारे पैसे वो भी डिफरेंट कंट्रीज के करेंसी के साथ ही अलग अलग देशों के पासपोर्ट, एक बंदूक और एक चार्ल्स का फेस मास्क रहता है। चार्ल्स का राज अब राज नहीं रहा दोस्तों, लेकिन अभी भी वो क्या काम करता है इससे ये नहीं दर्शाता कि वो एक हाई प्रोफेशनल शूटर है। वही म्यूनिच में लाइस्ट को अपडेट करने के बाद जैकल कार में बैठे सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मार देता है, जिससे लाइस्ट काफी पैनिक होकर मूलर को फोन करता है। मूलर दोस्तों उसके सिक्योरिटी का हेड रहता है, लेकिन कार काफी स्पीड में रहने की वजह से इलाइस के हाथ से फोन फिसल जाता है, बट कॉल कट नहीं हो पाती। एक वक्त तो ऐसा लगता है कि हमारे जैकल का खेल खत्म हो गया है, लेकिन वो काफी चालाकी से सिक्योरिटी को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। कार कहीं साइड में रुकती है, जहाँ हमें काफी बड़े राज की बात पता चलती है। दरअसल दोस्तों मैनफ्रेड फेस्ट को मारने की सुपारी उसके ही बेटे इलाइस ने जैकल को दिया था, लेकिन क्योंकि जैकल ने इलाइस पर ही गोली चलाकर उसे जख्मी कर दिया था, बस इसी बात को लेकर उसने सुपारी के बाकी पैसे जैकल को नहीं दिए थे। लेकिन दोस्तों अब जैकल का ईगो हर्ट हो चुका रहता है। अब बात यहाँ पैसों की नहीं रहती और लास्ट में जैकल मैनफ्रेड फेस्ट के बेटे को भी नहीं छोड़ता। लेकिन ये दोनों के बीच रहस्यमयी बातें अब रहस्यमयी नहीं रहती, क्योंकि म्यूलर फोन के थ्रू इनकी सारी बातें सुन लेता है। म्यूलर जब तक वहाँ पहुंचता है तब काफी देर हो चुकी रहती है। एक तरफ जैकल लोगों को इधर ठिकाने लगा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ उसी की राज को अनवील करने में लगी रहती है। उन्हें लगता है कि जैकल के गैर मौजूदगी में वो सब कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैकल सबसे एक कदम आगे रहता है, क्योंकि उस कमरे में जैकल ने कैमरा हाइड करके छिपा रखा है, जिसकी फुटेज से अब बात जैकल को पता चल जाती है। और यहीं पे इस सीरीज की एपिसोड 3 समाप्त होती है दोस्तों।